विस्तार से। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में ड्रेस कोड का मामला सामने आया है। आरडब्ल्यूए ने एक नोटिस जारी करके कहा है कि लुंगी और नाइटी पहनकर ना घूमें। सोसाइटी के ओपन एरिया में प्रॉपर ड्रेस कोड में ही निकलें। ड्रेस कोड लागू करने का यह मामला सेक्टर P4 के बॉर्डर रोड सहकारी आवास समिति ने लागू किया है। इसे हिमसागर अपार्टमेंट भी कहते हैं। इस सोसाइटी में करीबन 300 फ्लैट्स हैं और इस फैसले का विरोध और इस पर बहस शुरू हो चुकी है। नोटिस का विरोध होने के बाद आरडब्ल्यूए ने एक और नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि महिलाओं की आपत्ति की वजह से यह फैसला लिया गया है। कुछ लोग ठीक तरीके से लुंगी नहीं पहनते, लिहाजा ऐसा फैसला लेना पड़ा है। हमारा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। एक नोटिस जारी करें जिसमें मैं लोगों को हिमसागर वासियों को समझा रहा हूं कि हमारा कोई गलत उद्देश्य नहीं था इस चिट्ठी में और किसी की भी भावनाओं को हर्ट करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। शिकायत आई थी, इसलिए हमने ये परिपत्र जारी किया था। और हिमांशु शुक्ला से इस पर अपडेट लेते हैं। हिमांशु, बताइएगा, इस पर अभी से कुछ लोगों की आपत्ति और एक नई बहस हो गई है। दरअसल क्या शिकायतें आ रही थी और अब आरडब्ल्यूए का क्या रुख है इस पर उठते विरोध के बाद? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें, ये 24 घंटे पहले एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें ड्रेस कोड की बात कही गई थी और ये स्पष्ट किया था कि महिलाएं नाइटी या नाइट सूट में बाहर नहीं निकलेंगी, वहीं जो पुरुष हैं वो लुंगी पहनकर बाहर नहीं निकलेंगे। जिसके बाद से बहस छिड़ गई थी। कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे, या ये कहें कि विरोध कर रहे थे इस चीज का। हालांकि जब पूरी तरीके से विरोध होने लगा, मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद सोसाइटी के जो आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनका धार्मिक भावनाओं को आहत करना उद्देश्य नहीं था। अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो वो बैठकर विचार करेंगे इस आदेश पर, लेकिन फिलहाल अभी शांति व्यवस्था है पूरी सोसाइटी में। और एक दो महिलाओं ने शिकायत की थी कि कुछ पुरुष जो है वो लुंगी पहनकर ग्राउंड में योगा करते हैं, जिससे उन्हें आपत्ति है। जिसके बाद आरडब्ल्यूए की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया था, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है और लोगों को बैठाकर एक टेबल पर बातचीत की जा रही है। जी बिल्कुल, और बातचीत के माध्यम से रास्ता तलाशने की कोशिश की जा रही है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया हिमांशु। उधर बांदा में तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर पलट गया और उसके बाद उसमें आग लग गई, जिससे ड्राइवर की जलकर मौत हो गई है। चिल्ला थाना क्षेत्र के बगिया इलाके की ये पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि गिट्टी से लदा हुआ एक डंपर बांदा से चिल्ला की ओर जा रहा था और तभी स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो बेकाबू होकर सड़क किनारे पर पलट गया और उसमें आग लग गई। बाराबंकी का ये डंपर बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पर पहुंची और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उधर बहराइच में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ लिया। पत्नी और उसके भाई ने जमकर पिटाई की। यह पूरा मामला सदर कोतवाली देहात क्षेत्र का है। इंजीनियर नलकूप विभाग में तैनात है और उसकी पत्नी गर्मी की छुट्टी में मायके गई थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसने झांसी की रहने वाली प्रेमिका को बुला लिया। 5 दिन बाद जब पत्नी को शक हुआ तो वो अपने 2 भाइयों के साथ अचानक बहराइच पहुंच गई, जहां उसने और उसकी प्रेमिका को कमरे में रंगरेलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा और जमकर धुनाई करी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पर पहुंची और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। उधर संभल में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट नहीं बल्कि 3 मकान धराशायी हो गए। मामले की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोप के मुताबिक गुन्नौर के मोहल्ला सराय में भारी आबादी के बीच गोदाम की चौहद्दी से अलग आतिशबाज के मकान में पटाखे बनाए जाते थे। वहीं भारी मात्रा में बारूद का भंडारण किया गया। सालों से अवैध रूप से पटाखा बनाने और भंडारण का काम चल रहा था। कल के धमाके के बाद मौके पर अब भी पटाखे बिखरे पड़े हैं। पुलिस ने आतिशबाज के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अयोध्या के तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मथुरा के महेश्वर धाम पहुंचे, जहां वो श्रीराम महायज्ञ में शामिल हुए और हवन किया। इसके बाद आचार्य परमहंस दास ने एक हिंदू राष्ट्र को लेकर सरकार को अल्टीमेटम भी दिया। आचार्य परमहंस ने कहा कि 7 नवंबर तक सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, वरना संत हथियार उठाने से पीछे नहीं रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम और ईसाई समाज के लोगों के खिलाफ विवादित टिप्पणी भी की। अगर शांति से ये लोग मान जाएंगे तो कोई बात नहीं है, घर वापसी के लिए भी रास्ता खुला है। और अगर शांति से नहीं मानेंगे
तो हमारे हथियार भी तैयार हैं और जितने भी कसाई और ईसाई हैं इनको हमारी चुनौती भी है कि अगर गाय का मांस खाओगे, अगर बहन बेटियों की हत्या करोगे तो उसकी रक्षा के लिए हम हथियार, हमारे जो है हमारी संस्कृति रही है, हमारे प्रभु राम ने जो है हथियार उठाया, भगवान कृष्ण ने हथियार उठाया, माँ दुर्गा काली ने हथियार उठाया और अब हमारे संत हथियार उठा चुके हैं, सिर्फ उनको इशारा करने की देरी है। और बड़ी खबर गाजियाबाद से, गेमिंग ऐप से धर्मांतरण से जुड़े हुए मामले से ये जुड़ी खबर है। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पुलिस ने बद्दों से 250 से ज्यादा सवाल पूछे हैं। बद्दों ने सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। शातिर अपराधी की तरह तमाम सवालों के जवाब वो दरकिनार करता गया। पूछताछ के दौरान खुद को बेगुनाह बताता रहा। डेटा रिकवर के बाद ही बद्दों की रिमांड लेगी पुलिस। फरारी के दौरान गूगल से सीखता था पुलिस इंटेरोगेशन से बचने के तरीके। 250 सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए बद्दों ने और बहुत सारे सवालों को वो टाल गया, लेकिन लगातार खुद को बेगुनाह बता रहा है। डेटा रिकवर के बाद अब एक बार फिर से पुलिस उसकी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। गाजियाबाद के गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, जहां शाहनवाज उर्फ बद्दों से 250 से ज्यादा सवाल पूछे गए, जिसमें से ज्यादातर के उसने जवाब नहीं दिए। और गेमिंग धर्मांतरण मामले में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस से बचने के तरीके सीख रहा था बद्दू। फरारी के दौरान तरीके सीख रहा था, गूगल से तरकीब निकाल रहा था बद्दू कि कैसे पुलिस से बचा जाए। इतना ही नहीं, इतना शातिर है ये बद्दू, धर्मांतरण और गेमिंग ऐप के थ्रू ये बच्चों को निशाने पर तो ले ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस से बचने के तरीके भी सीख रहा था और इसके लिए गूगल से तरकीब निकालने में जुटा हुआ था। इसके फोन से और उसके पास से बहुत सा संदिग्ध डेटा मिला है पुलिस को। अब उसे डिकोड कर रही है पुलिस और जल्द ही उसकी रिमांड ली जाएगी ताकि आगे उससे पूछताछ की जाए। सीधी तरह से उसने सवालों का जवाब नहीं दिया है। कुल 250 सवाल उसके सामने रखे गए थे, ज्यादातर का जवाब टाल गया, लेकिन खुद को लगातार बेगुनाह बताता रहा है शाहनवाज उर्फ बद्दू। गूगल से तरकीब निकालकर पुलिस से बचने के तरीके खोज रहा था। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, ये बताइए, इतना शातिर है ये शाहनवाज उर्फ बद्दू, एक तरफ तो ये धर्मांतरण और गेमिंग ऐप के थ्रू इस घटना को तो अंजाम दे ही रहा था, लेकिन साथ साथ इस पर भी काम कर रहा था कि पुलिस से कैसे बचा जाए, और अब भी इसने किसी सवाल का ठीक तरह से जवाब नहीं दिया है। शाहनवाज उर्फ बद्दू को, जिसको लेकर गाजियाबाद की 4 अलग अलग टीमें मुंबई में गई हुई थी और 12 तारीख को उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन इन 12 दिनों के भीतर बद्दू ने बड़े ही शातिराना अंदाज से गूगल से ये भी सीखा कि अगर मेरे साथ इंट्रोगेशन करती है पुलिस तो मुझे उस दौरान अपने हाव भाव क्या रखना है, किस तरह का जवाब देना है। यही कारण भी रहा कि तकरीबन 250 से ज्यादा सवाल इससे पूछे गए, जिसमें गाजियाबाद पुलिस भी शामिल थी, आईबी की टीम उसमें शामिल थी, नोएडा एटीएस उसमें शामिल थी। बावजूद उसके तमाम सवालों के जवाब उसने इस तरीके से दिए जैसे कि मानो कोई शातिर अपराधी हो। इस बात को भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा अफ्तार जी की जिस तरीके से उसने जवाब दिए। उसके बाद जो धर्मांतरण का मामला आ रहा है, सिर्फ गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण की बात चल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर बैठे हुए इसके आका इसको पूरी ट्रेनिंग दे रहे हो। पहले इसने पूरी ट्रेनिंग ली कि किस तरीके से धर्मांतरण कराया जाना चाहिए, उसके बाद गेमिंग ऐप हो, चाहे वो सोशल साइट हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, उनके माध्यम से नाबालिग छात्रों का धर्मांतरण कराया था। वहीं दूसरी ओर एक जो इंटरोगेशन के दौरान गाजियाबाद पुलिस से ये अपनी नाराजगी जताई थी कि मेरा नाम शाहनवाज उर्फ बद्दू नहीं है, मेरा नाम BADDO बैडो है। बैडो जो कि गेमिंग किंग कहा जाता है, बैडो मेरा नाम है, लेकिन बद्दू का नाम करके आपने मेरा नाम खराब किया है। वहीं दूसरी ओर जब इसे पूछताछ की जा रही थी तो इसने अपने मोबाइल को और जो उसके पास से CPU रिकवर हुआ है उसका सारा डाटा उड़ा दिया था। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि दोनों का ही डेटा रिकवर करने के लिए एजेंसी को भेजा गया है और जैसे ही डेटा रिकवर होता है उसके बाद ही इसको रिमांड पर बिल्कुल रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक और दिलचस्प जानकारी मिली है अमित कि ये गूगल के थ्रू पुलिस से बचने की तरकीबें ढूंढ रहा था। आखिर गूगल पे क्या सर्च करता था? ये कुछ मूवीज या वेब सीरीज से आइडियाज ले रहा था? किस तरह का कंटेंट देख रहा था ये पुलिस से बचने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा महज 12th पास है, 12वीं पास है ये आरोपी।
वहीं दूसरी ओर महज 23 साल की इसकी उम्र है, लेकिन कंप्यूटर का मास्टरमाइंड इसको कहा जाता है और जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका इसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। वहीं गूगल में भी इसका इतना ज्यादा दिमाग चलता था कि जब ये 12 दिन की फरारी काट रहा था उस दौरान भी इसने गूगल पे कई ऐसी साइट्स और कई ऐसी वेब सीरीज देखी जिनमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान किस तरीके से बचा जा सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि तमाम ऐसी वेबसाइट्स हैं और तमाम ऐसे वीडियोस इसके द्वारा देखे गए, क्योंकि पुलिस का कहना यह है जो इसके पास से मोबाइल और सीपीयू बरामद हुआ है उसमें से इसने तो अपना सारा डेटा डिलीट कर दिया है। हालांकि थोड़ा बहुत रिकवर होने के बाद इस बात का भी पता चला कि तकरीबन 30 मोबाइल नंबर पाकिस्तान के इसके पास सेव थे। वहीं के रहने वाले एक पाकिस्तानी ट्रैफिक पुलिसकर्मी का फोटो इसके पास था। पीओके के एक छात्र का इसके पास मार्कशीट मिली है। वहीं और दूसरी ओर इसकी जो बैंक अकाउंट थे उन बैंक अकाउंट में से 10 जो नए बैंक अकाउंट सामने आए हैं उनमें एक बैंक अकाउंट ऐसा भी आया है जिसमें कि 35 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसको बाहर से भी कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही थी। ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। बेशक उम्र में कम है, बेशक कम पढ़ा लिखा है, लेकिन इसका जो दिमाग है वो इतना शातिर है कि आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं। जहां एक और गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए छात्रों का ये धर्मांतरण करा रहा था, वहीं दूसरी ओर जैसे ही इसको पता चलता है कि इसके साथी अब्दुल रहमान को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मेन एक्यूज इसको बनाया गया है, तभी से फरारी के साथ साथ ये बचने के तरीके भी गूगल के द्वारा ही ढूंढ रहा था। किस तरह की अगर मेरे को पुलिस पकड़ लेती है तो मेरे को इंट्रोगेशन के दौरान किस तरह के अपने हाव भाव वहां पर रखने होंगे, किस तरह की बोलचाल मेरे को वहां रखनी होगी और किस पोस्टर में मुझे बैठना होगा। बहुत शातिर है ये, क्योंकि इंटरोगेशन के दौरान इसको मालूम है कि केवल सवाल और जवाब ही महत्वपूर्ण नहीं होते, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, हर तरीके से जो है वो आरोपी को रीड किया जाता है, उसको परखा जाता है। तो इन सब से बचने के लिए रास्ते तलाश रहा था गूगल के थ्रू। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से लगे जिलों के मदरसों की जांच शुरू की है। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को जांच में लगाया है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की जा रही है। जांच में मदरसों के हालात और उनकी आमदनी के स्रोतों का पता लगाया जाएगा और जांच के लिए 4 अधिकारियों की 2 अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं। जांच टीमें 9 जिलों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हमारी टीम जिलों में जाकर मदरसों की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी और योगी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है। उन्होंने एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा। सरकार ने जो नेपाल सीमा से जुड़े हुए सटे हुए मदरसे हैं वहां पे अब सरकार पड़ताल कराएगी कि वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है या अन्य सुविधाओं को लेकर भी पड़ताल कराई जाएगी। तमाम बिंदुओं पर ये पूरी पड़ताल होगी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये धरातल पे काम करने वाली, ठोस काम करने वाली सरकार है। खासतौर पर हमारे अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 से लेकर अब तक लगातार ईमानदारी से तमाम वो प्रयास किए जिससे आज अल्पसंख्यक समाज तरक्की की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर अगर मदरसा शिक्षा की बात की जाए, जहां पिछली सरकारों में सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उस सरकार में मदरसा शिक्षा को केवल खिलवाड़ का एक साधन बनाया गया। हमारी योगी सरकार ने सुनिश्चित किया कि मदरसा शिक्षा में हम आधुनिक शिक्षा को जोड़े, हमारा बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़े। और आज योगी सरकार के ही प्रयास का नतीजा है कि मदरसों के बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है। मदरसे का बच्चा मदरसा शिक्षा लेकर समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है। हमने अधिकारियों को अपने सीधा निर्देशित किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि हमें केवल लखनऊ में बैठ के नहीं, हमारे मंत्री भी, हमारे अधिकारी भी जिलों जिलों में जाकर जिले की स्थिति देखें, ग्राउंड की स्थिति देखें, ग्राउंड की रिपोर्ट देखें और जहां जो कमी हो उस कमी को तुरंत दूर करने का काम करें, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर। शूटर योगेश पर एक्शन की तैयारी चल रही है। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। गैंगस्टर रणदीप भाटी का शूटर है योगेश और गैंगस्टर योगेश पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जेल में बंद है कुख्यात बदमाश योगेश और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। योगेश पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जेल में बंद है कुख्यात बदमाश योगेश, लेकिन अब उसके शूटर पर एक्शन की तैयारी है। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। गैंगस्टर रणदीप भाटी का शूटर है योगेश। आखिर कितना बड़ा ये क्रिमिनल रहा है, हिस्ट्री शीटर रहा है और अब इस पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है।
की लिस्ट बनाई गई थी जिसमें योगेश डाबरा का भी नाम था और योगेश डाबरा जो है वो कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी का राइट हैंड कहा जाता था। योगेश डाबरा शार्प शूटर है, लिहाजा अभी फिलहाल रणदीप भाटी भी जेल में है, तिहाड़ जेल में, और योगेश डाबरा भी मंडौली जेल में है। लेकिन इन पर कार्रवाई की जा रही ताकि आर्थिक रूप से इन्हें कमजोर किया जाए, आर्थिक रूप से इनकी कमर तोड़ी जाए। इसी लिहाज से गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है, उन्होंने ये कार्रवाई की है। आज 1.5 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी चिन्हित की है, उसको कुर्क किया जाएगा। आर्थिक रूप से इनकी कमर तोड़ने के लिए लगातार गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। योगेश डाबरा भी कुख्यात है, 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, हत्या के मामले और रंगदारी, लूट, इन तमाम तरीके के मुकदमे योगेश डाबरा पे दर्ज है। लिहाजा लगातार एक्शन मोड में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट है और अब आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है। जी बिल्कुल, और इसकी तैयारी कर चुका है प्रशासन और जल्द ही ये प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। शुक्रिया हिमांशु अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।